हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास से है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्रीय जागरण के उदय के कारण, कि जो भारत में इतने आंदोलन हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इन सब के उदय के कारण कौन कौन से थे, कि भारत में जो है ये राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे भरी, किन किन जो तत्व थे उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें कि उदारवादी और उग्रवादी दो टाइप के विचारधारा के लोग थे, तो उन्होंने कैसे कैसे कांग्रेस में काम किया। तो इस पूरे टॉपिक को जो हम सीक्वेंस से करते जाएंगे। तो उदारवादी और उग्रवादी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय आंदोलन या इस राष्ट्रीय जागरण का उदय कैसे होता है। कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों में राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय जागृति एवं स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ। 1857 के विद्रोह की असफलता, सभी को पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, वो असफल हो गई थी। उसके असफल होने के परिणाम स्वरूप 1860 से 1870 के दशक में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। मतलब लोगों में राजनीति को लेकर जागृति आई, अपने देश के प्रति प्रेम के बारे में पता चला, ज़्यादा उमड़ा, और जो राजनीति थी अंग्रेजों की, उन राजनीति को भारतीय लोग समझने लगे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 ईस्वी में। भारतीयों में विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना का ही परिणाम था कि राष्ट्रीय चेतना के परिणाम स्वरूप जो है एक पार्टी का गठन किया गया। उस पार्टी का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर आप आज जो हम डायरेक्ट कांग्रेस बोल देते हैं, उसी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। कि ये कांग्रेस पार्टी कब स्थापित हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। ये राष्ट्रीय चेतना के कारण ही उत्पन्न हुई एक पार्टी थी। नेक्स्ट, इस राष्ट्रीय चेतना में युवा वर्ग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि जो नवयुवक थे, जो नौजवान युवक थे, जो उभरती हुई युवक थे, उन्होंने भी इस राष्ट्रीय चेतना में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने जो है अच्छी पढ़ाई की थी, उनकी सोच अलग थी पुराने लोगों से, और उन्होंने जो है जल्दी परख लिया कि अंग्रेज हमारे देश में रहकर हम पर ही राज कर रहे हैं। डॉक्टर विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि 1875 से 1885 के दौरान भारत में जो नई राजनीतिक चेतना पनपी, वह मुख्यतः युवा वर्ग की ही देन है, नौजवानों की ही देन है। ये युवा जो थे वो लड़ाकू थे और राष्ट्रवादी थे, भी लड़ने को भी तैयार थे, क्रांति करने को भी तैयार थे, और उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना भी ज़्यादा थी। इनमें से अधिक संख्या 10 वर्षों के भीतर राजनीति में आए थे। मतलब 10 साल पहले के जो नवयुवक थे, उनमें राजनीतिक चेतना ज़्यादा देखी गई। इन्होंने एक नया संगठन बनाया, क्योंकि इन्हें लगा कि पुराने संगठन जो है वो दकियानूसी हो गए हैं, मतलब पुराने हो गए हैं, बासी हो गए हैं, तो उनकी सोच पुरानी। इसलिए जो है इन्होंने, इन नए युवा वर्ग ने एक नया संगठन बनाया, और उनका जनाधार भी ठोस नहीं है। मतलब ये पिछले की कमियों को गिनवा रहे हैं यहाँ पे, तो इतना आपका जरूरी नहीं है। अतः 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885। आप इस पॉइंट को लेकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। तो हम जस्ट उससे थोड़े दिन पहले की बात करें, कुछ साल पहले की, तो 1876 की बात हो रही है। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक पार्टी का गठन किया था। पार्टी ने आप एक संस्था मान लो, एक समिति मान लो, उसका नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन। आपसे पूछ भी सकता है वन लाइनर फैक्ट में कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876 में। किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। या फिर आपसे इस टाइप में भी पूछ सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन से लोग जुड़े हुए नहीं हैं? तो जुड़े हुए तो ये दो लोग ही जिन्होंने स्थापना की थी, तो अन्य लोग जो होंगे वो आपके गलत होंगे ऑप्शन में। इसी प्रकार मद्रास के नवयुवकों ने, जैसे कि M.B. राघव, चेपियार, जी सुब्रमण्यम आदि ने 1884 में महाजन सभा, 1884 में, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना। उससे जस्ट एक साल पहले किसकी स्थापना होती है? मद्रास महाजन सभा। कब हुई? 1884 में। किसने स्थापना की? तो मद्रास के नवयुवकों में, जिनमें किन किन का नाम लिया जा सकता है? M.B. राघव, चेपियार, सुब्रमण्यम आदि का।
1885 में मुंबई के राष्ट्रवादियों ने, जिसमें कि केटी तेलंग शामिल थे, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कर ली। कि जब 1885 में जिस साल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, उसी साल जो है मुंबई के जो राष्ट्रवादी थे, उन राष्ट्रवादी में नाम है केटी तेलंग का, फिरोज शाह मेहता का, इन्होंने जो है एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1885 में। 1885 के आते आते भारतीयों में जो राष्ट्रीय जागृति थी वो चरम सीमा पर पहुंच गई। कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती तो उस समय जो है भारतीयों की चेतना जो थी वो चरम सीमा पर थी, लोगों में काफी जागरूकता आ गई थी। आगे है कि राष्ट्रीय चेतना अथवा राष्ट्रीय जागृति के कारण, अब हम इनको, जो ये लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे अपने देश के प्रति, अंग्रेजों की जो चालबाजी थी उनको समझ आ रही थी, तो उनकी जागृति जो है लोगों में कैसे उत्पन्न हुई? एक कारण से तो है नहीं, धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया। तो हम उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट को यहाँ पर देखेंगे जिन कारण लोगों में जागरूकता आई थी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्यवाद, मतलब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग जो थे, उनकी साम्राज्यवादी नीति, उनकी शासन करने की नीति, भारत देश पर अपना शासन चलाने की जो साम्राज्यवाद की नीति थी, वो नीति ही जो है राष्ट्रवाद का कारण बनी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखकों ने इस बात का प्रचार किया कि भारत की राष्ट्रीय चेतना जो है वो साम्राज्यवाद की ही देन है। कुछ लेखक कहते हैं, अंग्रेजी लेखक, कि जो ये राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई ये ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज लोग थे, उनके शासन करने के तरीकों के कारण ही उत्पन्न हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो नीतियां अपनाई गई, जो कानून लागू किए गए, जो तौर तरीके अपनाए गए, उन सभी के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। कि जो राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो रही थी वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो था इसका विरोध कर रही थी, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही थी, इसके विरुद्ध उत्पन्न हुई थी ये चेतना। राष्ट्रीय चेतना के विकास में आर्थिक हितों के बीच टकराव का परिणाम था। ब्रिटिश हितों के लिए भारत में साम्राज्यवाद अर्थात औपनिवेशिक शासन की स्थापना की गई। तो भारत में साम्राज्यवाद या भारत पर शासन स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने जो है अपना शासन, अपने कानून, अपने यहाँ पर सरकार बनाए, उन सभी को भारतीयों पर थोपा था। ना कि भारतीयों ने एक्सेप्ट किया था, बल्कि जानबूझकर उन पर थोपा गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के हितों को नुकसान पहुंचाना, कि भारत देश को नुकसान पहुंचाना, इस देश से धन बटोरना और यहाँ के लोगों को विकसित ना होने देना। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में भारतीय अंग्रेजों की उस नीति को अच्छी तरह समझ चुके थे। वे अपने पिछड़ेपन का कारण ब्रिटिश शासन को ही मानते थे। कि जो भारतीय लोग थे उन सभी को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि हम पिछड़ रहे हैं, हम जो है विकास नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? ये ब्रिटिश शासन के कारण, अंग्रेजों के शासन के कारण हो रहा है सब कुछ। अब भारतीय समझ चुके थे कि जब तक ब्रिटिश शासन रहेगा तब तक भारत का आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास मतलब पैसे के मामले में जो है भारत कभी तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक अंग्रेजों का शासन यहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग और भारतीय पूंजीपति वर्ग, कि जो ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग क्या होता है? जो अमीर लोग होते हैं। कि अंग्रेज जो अमीर थे वो, और भारत में जो लोग अमीर थे उनके बीच में भी टकराव हुआ। भारत का पूंजी वर्ग जो था वो भारतीय उद्योगों के पतन का कारण ब्रिटिश पूंजीपतियों को ही मानता था। कि भारत में जो उद्योग, फैक्ट्री, धंधे जो है समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। भारत के उद्योगों का माल जो है वो बाजारों में नहीं बिक रहा है। तो इन सबका कारण कौन है? ये अंग्रेज लोग ही हैं, जो अंग्रेज पूंजीपति, अंग्रेज व्यापारी हैं, यही हैं। इनके कारण ही जो है भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है। जिनके दबाव में ब्रिटिश सरकार ऐसे कानून बनाती थी जिससे यहाँ के उद्योगों का पतन हो। कि अंग्रेजी सरकार ने कानून ऐसे बनाए जिससे कि भारत के उद्योग जो है वो कभी तरक्की ना कर पाए और उनका धीरे धीरे पतन हो जाए। परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव पूंजीपति वर्ग ने इसका विरोध किया। कि 19वीं शताब्दी में जो नव पूंजीपति के नौजवान, जो नए युवक थे, जो पूंजीपतियों में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे पैदा हो रहे थे जो कि अमीर थे,
तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध करना चालू कर दिया कि ऐसा जो है हमेशा नहीं चल सकता। अंग्रेजी लोगों के कारण जो हमारे व्यापार में कमी आ रही, हमें व्यापार में घाटा लग रहा है, हमारे देश के उद्योग धंधे जो हमारे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हमने स्थापित कर रखी है वो तरक्की नहीं कर पा रहे, तो इन सब के जिम्मेदार कौन है? अंग्रेजी सरकार। उन्होंने भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना होगा, हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना होगा, एक ऐसी पार्टी स्थापित करनी होगी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ सके और उसमें जो है भारत की जनता आसानी से जुड़ सके। तो इसीलिए जो है इन्हीं सब कारणों के परिणाम स्वरूप भारत में जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कि हम आज कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, उसकी स्थापना होती है। इसी प्रकार भारतीय कृषक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, कृषक मतलब किसान, बुद्धिजीवी मतलब जो कि लेखक थे, साहित्यकार थे, इन सब के बारे में, और जनसाधारण जिसमें कि आम जनता थी, आम लोग थे, वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से परेशान थे। कृषकों की उपज का एक बड़ा भाग जो है मालगुजारी मतलब टैक्स के तौर पर ले लिया जाता था। गांव में जमींदारी एवं साहूकार जो थे वो किसानों का शोषण करते थे, जिससे कि भूमिहीन खेत जो है मजदूर बनते जा रहे थे, कि जिन लोगों किसानों के पास भूमि नहीं थी, जो कि दूसरों के खेतों में काम करते थे, वो धीरे धीरे मजदूर के रूप में काम करने लगे। उनके जो है रोजी रोटी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। उद्योगों के पतन से लाखों की संख्या में कारीगर और शिल्पकार बेरोजगार हो गए, क्योंकि उद्योग फैक्ट्री चल नहीं रहे थे, वो पतन हो रहा था उनका अंग्रेजों के कारण। तो जिससे वहां पर काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए, वो भी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग योग्यता के अनुसार नौकरियां व मान सम्मान न मिलने के कारण औपनिवेशिक शासन अंग्रेजी सरकार से नाराज था। उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जैसे कि अध्यापक हो गए और वकील वगैरह हो गए, जो लेखक थे, साहित्यकार थे, जो कि अच्छी खासी उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, उनको ना तो मान सम्मान मिलता था, ना उनको अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग ऊंचे पदों पर नौकरियां प्राप्त हो रही थी। इसलिए यह वर्ग भी जो है अंग्रेजी सरकार से नाराज था। यह वर्ग ब्रिटिश शासन को ही भारत के पिछड़ेपन का कारण मानता था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो चुका था जिसमें भारत की अधिकतर जनता ब्रिटिश शासन की विरोधी थी। तो यही कारण था कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। तो ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेजों के शासन करने की जो नीति थी, उनके नियम कानून, तौर तरीके, उनके यहाँ पर रहने के तरीके, इन सभी के कारण जो है, इन सभी कारणों ने भारतीयों को मोटिवेट किया उनमें अपने प्रति विरोध की भावना उत्पन्न करने में। तो इस कारण जो है भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सरकार के विरोधी होते चले गए और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के बारे में सोचने लगे कि हमें एकजुट होकर जो है कुछ करना चाहिए ताकि हम अंग्रेजी शासन को भारत से बाहर उखाड़ कर फेंक सकें। तो ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। नेक्स्ट है भारतीयों के यूरोपीय देशों से संबंध, कि भारत के जो थे, यूरोप का ही एक देश है इंग्लैंड, जहाँ से अंग्रेज हम प्रशासन कर रहे थे। तो यूरोप में देश और भी थे, जैसे कि इटली, जर्मनी, तो स्पेन, पुर्तगाल, ये सभी देश भी थे। तो वहाँ से भी जो है भारतीय लोगों के संपर्क थे भारत देश के, उनसे भी थोड़ा बहुत व्यापार होता था, वहाँ पर भी लोगों का आना जाना था। तो उनसे संपर्क के कारण भी जो है भारतीयों में मोटिवेशन आया अपने देश के प्रति। तो उसको हम इस पॉइंट में देखते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों के यूरोपीय देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हुए, जिसका भारतीयों पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। यूरोप में 19वीं शताब्दी में जो है राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना का बहुत विकास हुआ, कि जो यूरोप के देश थे, जैसे कि इटली, जर्मनी, जापान, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, पुर्तगाल, स्पेन, इन सभी देशों में जो है, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, तो इन सभी देशों में जो है स्वतंत्रता की और राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, वो देश आज़ाद हो रहे थे। ठीक है, तो उनके कारण भी जो है भारत के लोगों को पता चला कि वो देश जब आज़ाद हो सकते हैं तो हमारा देश भी अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो सकता है। जर्मनी, इटली की स्वतंत्रता से भारत के लोगों में यह प्रश्न घर करने लगा, मतलब यह प्रश्न उनके दिमाग में उठने लगा भारतीयों के मन में, कि जब ये देश आज़ाद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम भी अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकते हैं और अपने देश में जो है अपने ही लोगों की सरकार ला सकते हैं और अपने ही देश के कानून लागू कर सकते हैं, और हम पर कोई शासन नहीं करेगा, बल्कि
हमारे देश के लोग ही हमारे देश में शासन करेंगे। भारतीयों ने पश्चिमी देशों से मुक्ति, स्वतंत्रता, अधिकारों का जो ज्ञान प्राप्त किया, उस पर अमल करके वे ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के सपने देखने लगी। तो ये यूरोपीय देशों से जो है प्रभावित होकर भारतीयों के मन में भी आया कि हम भी जो है स्वतंत्रता का जो है नारा लगाकर समानता की स्थापना करके अपने देश में अपने देश को तरक्की पर ला सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने जो है अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना होगा। बीच में आपको इतना कोई पढ़ने की जरूरी नहीं है, इतना पॉइंट आप लिख सकते हो कि भारत के यूरोपीय देशों से संबंध। थर्ड पॉइंट है भारत की राजनीतिक एकता। अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर विजय करके राजनीतिक एकता स्थापित की थी। किन्होंने? अंग्रेजों ने। इससे पहले जो है भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था कि अंग्रेजों से पहले जो है इतनी एकता नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो है भारत के बहुत सारे राज्यों पर जीत प्राप्त करके उनमें एकता स्थापित करने की कोशिश की, वो भी अपने मतलब के लिए। उन्हें भारतीयों की एकता से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने भारतीय राज्यों को जोड़कर रखा सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। औरंगजेब जो कि मुगल शासक था, उसकी मृत्यु के बाद, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी, उसकी मृत्यु के बाद जो है भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इसी समय भारत में कंपनी का शासन, कंपनी मतलब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अधिकतर प्रदेशों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उसमें जो है भारत के जो अधिकतर प्रदेश मतलब अधिकतर जो राज्य थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कि कई राज्यों को अंग्रेजों ने ऐसा घोषित किया कि इन राज्यों पर जो है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार का शासन चलेगा, यहाँ के राजाओं का नहीं। ताज के शासन के अंतर्गत संपूर्ण ब्रिटिश शासन साम्राज्य में एक जैसी शासन व्यवस्था लागू की गई। ताज मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके अधीन जितने भी राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उन सभी में एक जैसी शासन व्यवस्था, एक जैसे नियम, एक जैसे कानून लागू किए गए, एक जैसी लोगों को हर चीज में छूट दी गई, एक जैसे लोगों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के जो है एक जैसे कानून उन्होंने बना दिए एकदम। सभी ब्रिटिश आदेश या कानून पूरे भारत में लागू किए जाते थे। इसका परिणाम यह निकला कि अब सभी भारतीयों की समस्याएं एक जैसी ही होने लगी। कि अगर शोषण किया जा रहा था तो वो भी सभी जगह किया जा रहा था, अगर व्यापार किया जा रहा था वो भी सभी जगह एक जैसा किया जा रहा था। मतलब सभी राज्यों के सभी लोगों की समस्याएं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो पूंजीपतियों उद्योगपतियों की हो, सभी की समस्याएं एक जैसी थी। जिसके कारण जो है समस्त भारतीय जो है राष्ट्रीयता के सूत्र में बनने लगे। मतलब लोगों ने, अंग्रेजों ने ही भारत में जो है एकता स्थापित की थी और उसी एकता के कारण जो है धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना स्थापित हुई। तब भी लोगों में एकता स्थापित होने लगी। तो भारत की राजनीतिक एकता भी जो है वो राष्ट्रीय चेतना के उदय में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जातीय कटुता, मतलब जातिगत आधार पर भेदभाव। अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे भारतीयों को नीच, असभ्य समझकर उनसे घृणा करते थे और किसी भी प्रकार का मेलजोल जो है उनसे पसंद नहीं करते थे। क्योंकि अंग्रेज गोरी चमड़े के लोग थे, वो गोरे होते थे, जबकि भारत के लोग थे वो थोड़े से काले सांवले रंग के होते थे। तो इस कारण जो है अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनसे अच्छी तरह बातचीत नहीं करते थे, उनके हाथ का खाना नहीं खाते थे, उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। मतलब उनसे घृणा करते थे कि ये तो काली चमड़ी के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं। वे भारतीयों को पशु कहते थे, काला कहते थे, गोरिल्ला, हबसी कहकर मतलब उनका अपमान करते थे अलग अलग नामों से। वे भारतीयों को यह कहकर उपहास मतलब मजाक उड़ाते थे कि भारत के लोग जो है वो पत्थरों की पूजा करते हैं और मधुमक्खी की तरह बांस के वृक्षों पर झूलते हैं। मतलब जो झूले लगे होते थे ना पेड़ों के नीचे, उनका मजाक बनाते थे। और जो भारतीय लोग थे वो मंदिरों में पूजा करते थे तो उनका भी मजाक उड़ाते थे कि ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं मंदिरों में जाकर। इतना ही नहीं, भारतीयों को रेलवे के ऊंची श्रेणी के डिब्बों में भी यात्रा करने का अधिकार नहीं था। कि जिस ट्रेन के डिब्बे में अंग्रेज लोग यात्रा करते थे वो चढ़ जाते थे, वहां पर भारतीयों को चढ़ने का अधिकार नहीं था। चाहे भारतीय लोग कितने भी पैसे दे दे टिकट के, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाते थे क्योंकि उसमें अंग्रेज चढ़े हुए होते थे ट्रेनों में।
उनको उन सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मंदिर, पार्कों, होटलों पर भी जाने का अधिकार नहीं था, जो कि अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। जहाँ पर अंग्रेज जाते थे, उन होटल में, उस पार्क में, उस गार्डन में या उस मंदिर में भी भारतीय लोग नहीं जा सकते थे, जहाँ पर अंग्रेज लोगों का आना जाना होता था। इतना ही नहीं, भारत के राजा आदि भी उनकी हाजिरी भरते थे और शिकार आदि यात्राओं से लौटे अंग्रेज साहब लोगों के जूते के तस्मे खोलते थे, मतलब उनके जूते उतारते थे, जुराबे उतारते थे, उनके पैरों की सफाई करते थे। कौन? भारत के राजा। क्योंकि वही बात है ना कि अंग्रेज शासन कर रहे थे, वो शक्तिशाली थे, तो उनको तनख्वाह मिलती थी, तो सैलरी के लिए जो है उन्हें ये काम, पैसा कमाने के लिए सारे काम करने पड़ते थे। भारतीयों के मुकदमे जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच विवाद से संबंधित होते थे, उनकी सुनवाई भी जो है अंग्रेजों की जूरी मतलब अंग्रेज न्यायाधीश द्वारा की जाती थी। कि अगर भारतीयों का और अंग्रेजों का झगड़ा हो गया, उनका मुकदमा कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में जो है जो जज करेगा फैसला, वो कौन होगा? वो अंग्रेज जज जो है उनका फैसला करेगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जब अंग्रेज जज जो है जब अंग्रेजी है, तो वो फैसला भी अंग्रेजों के हक में ही देता था और कभी भी भारतीयों को न्याय नहीं मिल पाता था। अतः अंग्रेजों के इस दुर्व्यवहार से समस्त भारतीय जनता परेशान थी, क्योंकि भारतीयों के साथ काफी भेदभाव अंग्रेज लोग कर रहे थे। यही कारण था कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने लगी उनके साथ भेदभाव के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, ये 5वां पॉइंट और कर लेते तो 5 पॉइंट आज हमारे हो जाएंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। कि पाश्चात्य संस्कृति ने भी भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों की जो संस्कृति थी, रीति रिवाज थे यूरोप के देशों के, जैसे कि मैंने आपको बताया था इटली भी आज़ाद हुआ, जापान, जर्मनी, ये देश आज़ाद हो रहे थे, तो उनकी जो संस्कृति थी, उनके तौर तरीके थे, वो सभी भारतीय लोगों को प्रभावित कर रहे थे। ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों के भी तौर तरीके थे, पहनने के, ओढ़ने के, खाने पीने के, उनके चलने के तौर तरीके, उनकी सोच भी अलग थी, स्वतंत्रता, समानता, वो सभी को महत्व देते थे। हालांकि उन्होंने भारत में इन चीज़ों को लागू नहीं किया, लेकिन वो इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड में स्वतंत्रता और समानता पर काफ़ी बल दिया जाता था। तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी भाषा का प्रचार हुआ, जिससे भारतीयों का पश्चिमी लोगों से संपर्क हुआ। भारतीय लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानने लगे, तो वो पश्चिम के देशों में भी जाते थे और वहाँ पर अंग्रेजी में लोगों से बातचीत करके उनकी सोच का पता लगाते थे और उनकी संस्कृति को अपनाते भी थे। उनके साहित्य तथा भाषा से भारतीयों को उनकी संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। कि जब अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों ने भारत में लागू की, तो उन्होंने अपने बुक्स को यहाँ पर लगवाया, उनकी किताबों को भारतीय लोगों ने पढ़ा, उन्हें पढ़ाया गया, उन्हें ज्ञान दिया गया। तो उन पुस्तकों को, जब अंग्रेजों की पुस्तकों को इंग्लिश में जब भारतीय लोगों ने पढ़ा, तो उनकी संस्कृति को जानने का, उनके रीति रिवाजों को जानने का उन्हें मौका मिला। इटली की राष्ट्रीयता में मंत्रदृष्टा में जितनी फ्रांस की क्रांति, प्रशस्त रूसो और वाल्टेयर के कार्यों से भारत के लोगों में भी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना विकसित हुई। कि जो ये रूसो है, इतिहास एक दार्शनिक है, लेखक है, और वाल्टेयर है, ये जो है फ्रांस से संबंध रखते थे, तो इनकी सोच काफ़ी अलग थी। इन्होंने काफ़ी सारे साहित्यों की रचना कर रखी थी, काफ़ी पुस्तकों की रचना कर रखी थी। तो जब अंग्रेजी सिस्टम भारत में लागू हुआ, तो इन पुस्तकों को पढ़ने का मौका भारतीयों को भी मिला, और भारतीय लोग जो थे वो इन दार्शनिकों की, इन विचारधाराओं से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, इन विचारकों की सोच से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इन विचारकों ने जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। यही ज्ञान जो है भारतीयों को थॉमस पेन, मैकॉले, जेम्स मिल आदि की रचनाओं से, उनकी पुस्तकों से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मिल्टन, स्पेंसर, वर्क आदि विद्वानों के लेखों ने भारतीयों में जो है उदारवाद मतलब नरम स्वभाव का और राष्ट्रीयता की भावना के भाव उत्पन्न किए। तो मतलब कि पाश्चात्य संस्कृति के, पश्चिम के देश के जो दार्शनिक थे, साहित्यकार, लेखक थे, उनकी पुस्तकों को पढ़ने से भी जो है भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता आई और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के बारे में वो सपने देखने लगी। तो इस पॉइंट में जो है नीचे वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है, जितना यहाँ तक आप अगर इसको एज इट इज़ लिख देते हो, तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमने जो है राष्ट्रीयता के उदय के 5 पॉइंट्स को, 5 कारणों को देख लिया कि भारत में
कौन कौन से कारण रहे जिससे जो है भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। पहला पॉइंट हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का देखा। दूसरा हमने भारत के यूरोपीय देशों से संबंध थे, उसके कारण भी भारतीयों में जागरूकता आई। भारत में राजनीतिक एकता जो कि अंग्रेजों ने स्थापना की, उनकी स्थापना के बाद ही जो है भारतीयों में समस्याएं एक जैसी हो गई, और एक जैसी समस्याएं होने से भारतीय सभी लोगों में जो है राजनीतिक जागृति उत्पन्न होने लगी, एकता स्थापित होने लगी। जातीय कटुता की भारतीयों के साथ जो जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसके कारण भी जो है धीरे धीरे भारतीयों के मन में अंग्रेजों से आज़ाद होने, उनसे पीछा छुटाने के बारे में वो सोचने लगी। नेक्स्ट, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। अंग्रेजों की जो खुद इंग्लैंड के देश की संस्कृति थी उसका भी प्रभाव पड़ा कि वहाँ पर लोगों के कैसे रीति रिवाज है, कैसे उनकी संस्कृति है, और कौन कौन सी प्रकार की जो है स्वतंत्रता में वो विश्वास रखते हैं, उनकी कैसे सोच है, इन सभी को पढ़ने का मौका मिला अंग्रेजी भाषा के कारण। और भारतीय लोग जो है वहाँ के दार्शनिकों से, वहाँ के लेखकों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उनकी पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा और अपने जीवन में उन्होंने लागू करने की कोशिश की। तो ये 5 पॉइंट कर लिए हैं, बाकी 5-6 पॉइंट जिनको कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। इसके बाद जो है हम कांग्रेस की स्थापना, और उसमें जो है 2 टाइप की विचारधारा के लोग थे। एक तो उदारवादी थे जो कि नरम स्वभाव के थे, दूसरे थे उग्रवादी जो कि थोड़े कड़क स्वभाव के थे, क्रांतिकारी विचारधाराओं में विश्वास रखते थे। तो उनके बारे में जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से करवाऊंगी। जैसे जैसे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक का कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।